નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब તકના લોકપ્રિય કાર્યક્રમ ચાય પે ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે। દોસ્તો, ગુજરાતમાં આવતા દિવસોમાં ચૂંટણીના ઢોલ વાગવાના છે, ચૂંટણી વહેલી આવશે, સમય આવશે, કેટલી બધી ચર્ચા ચાલી રહી છે। અને દરેક વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય, લોકસભાની ચૂંટણી હોય, ત્યારે જાત જાતના અનુમાનો થતા હોય છે, રિસર્ચ થતા હોય છે। અને અગાઉ તો એમ જ અનુમાનો ચાલતા, પણ હવે એ વિષયના કેટલાક નિષ્ણાતો, એવી સંસ્થાઓ, એવા વ્યક્તિઓ પણ આવી ગયા છે જે વૈજ્ઞાનિક ઢબે તથ્યો એકત્ર કરીને લગભગ જે પરિણામ આવવાનું છે એની નજીક જાય એ પ્રકારના અનુમાનો પણ આપી રહ્યા છે। તો આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં આ વિષયના એક નિષ્ણાત, જાણીતા ચૂંટણી વ્યૂહરચનાકાર, રાજનીતિ વિશ્લેષક અને વર્ડિક્ટ રિસર્ચ એન્ડ पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटના સ્થાપક ओपी यादव साहब उपस्थित है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कब स्थापित किया, प्रयोजन क्या था और आने वाले दिनों में वो क्या कर रहा है? गुजरात में भी आपने एक ब्रांच शुरू की है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, हमारा जो वर्डिक्ट रिसर्च पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो शुरुआती दौर में हमारी पॉलिटिकल रिसर्च की एजेंसी है, कंपनी है वर्डिक्ट रिसर्च कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो शुरुआती दौर में हम बूथ वाइज रिसर्च का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। इस ट्रेड में काम करते हुए हमने ये अनुभव किया कि हिंदुस्तान की जो सियासत है, हिंदुस्तान की जो राजनीति है, वो अभिनव प्रयोग की राजनीति है। और निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मानता हूँ कि अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में गांव-गांव रिसर्च मैनेजर की ज़रूरत है, गांव-गांव पॉलिटिकल मैनेजर की ज़रूरत है। आप देखे होंगे राजनीतिक दलों के पास अपने अपने पॉलिटिकल मैनेजर हैं, राजनीतिक लोगों के पास अपने अपने पॉलिटिकल मैनेजर हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, वर्डिक्ट का ये प्रयास है, सेंटर फॉर इलेक्शन रिसर्च एंड ट्रेंड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ वोटिंग डिवीजन, मतदान विभाजन रुझान एवं चुनाव सर्वेक्षण केंद्र का प्रयास है कि देश के हर भूभाग में ब्लॉक वाइज, असेंबली वाइज, तहसील वाइज हर जगह रिसर्च मैनेजर मिले, हर जगह इलेक्शन मैनेजर बने और उनको पढ़ाया जाए, उनको सिलेबस दिया जाए, उनको कंटेंट दिया जाए। जो ऑनलाइन पढ़ाई का दौर है, जैसे आपने देखा होगा कि चूँकि मैं गुजरात में बैठा हूँ, राजकोट में बैठा हूँ और पहली बार मैं आपके चैनल पर हूँ, गुजराती चैनल पर हूँ और पूरा गुजरात मुझे देख रहा, तो मैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। लेकिन निश्चित तौर पर मानता हूँ, जैसे गुजरात के बारे में सदियों से कहा गया कि व्यापारी राज्य है, बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स भी गुजरात में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, महात्मा गांधी जी गुजरात से रहे, सरदार पटेल साहब गुजरात से रहे, तो पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गुजरात से अछूता नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं और शायद इस चीज को आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा है। तो और देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और मैं व्यक्तिगत तौर मानता हूं कि 24 आवर्स प्रधानमंत्री इलेक्शन मोड में, 24 आवर्स। बिल्कुल, अगर वो 4 घंटे सोते हैं तो बाकी समय सियासी काम करते हैं कि देश कैसे खड़ा हो। और आप देखिए कि जिस पार्टी से प्रधानमंत्री आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में जिस तरह प्रयोग किए, जिस तरह शिखर तक पहुंची, जो ऊंचाइयां छुई, उसका सीधा सा कारण है चुनाव प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो मैं मानता हूं कि एक दौर अब नया शुरू हो रहा है कि हर व्यक्ति राजनीति को पढ़े। जैसे चुनाव की बात हुई, चुनाव प्रबंधन की बात हुई, मेरा इंस्टीट्यूट स्पेशल कोर्स हैं, जैसे हमारे पास बूथ मैनेजमेंट के कोर्स हैं, ट्रेंड्स मैनेजमेंट के कोर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कोर्स हैं, कॉल सेंटर यूनिट मैनेजमेंट के कोर्स हैं, वार रूम मैनेजमेंट के कोर्स हैं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट के कोर्स हैं। और ये 3 महीने के, 6 महीने के हैं, ये 3 दिन के सेशन में भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि आरएसएस का नागपुर में इंस्टीट्यूट है, विनय सहस्त्रबुद्धे साहब बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा में ला रही है। चाणक्य का अपना पॉलिटिकल लीडरशिप का CIPL, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप दिल्ली में है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ऑनलाइन है। हमारा प्रयास ये है कि जैसे हम गांधीनगर में हमारी ब्रांच आ रही है, तो हम गुजरात के जो बड़े शहर हैं, गांधीधाम, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, यहाँ हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 182 जो विधानसभा सीटें हैं या 26 जो पार्लियामेंट सेगमेंट की सीटें हैं, वहाँ जो हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी का है, वो आम आदमी पार्टी का, वो MIM का है, वो समाजवादी पार्टी का, वो BSP का है, इससे मुझे नहीं मतलब, ना हमारे इंस्टीट्यूट को मतलब ये है कि देश
जिसमें परिपक्व राजनीति शुरू हो। आप सदन में जाते हैं, आप विधायक हैं, लेकिन 0 ओवर में क्या क्वेश्चन करना है, कब करना है, कौन सी परिपाटी है, इसकी जानकारी सियासी लोगों को बहुत कम है। तो जनरल लोगों की क्या बात किया जाए, गुजरात की बात किया जाए। आज जो 89 के बाद के जो बच्चे हैं, खान थ्योरी क्या है नए जमाने के लोग नहीं जानते सर। क्षत्रिय आदिवासी हरिजन मुस्लिम पॉलिटिक्स, क्या यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी? किसी नए बच्चे से पूछ लीजिए, रास्ते चलते वो नहीं बता पाएगा। तो हमारा प्रयास है कि बच्चों को जानकारी हो कि कहां किस नर्सरी से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब निकल के आए, अमित शाह जी किस नर्सरी से निकल के आए। गुजरात में जैसे अभी आपने देखा कि गुजरात में, मैंने कहा कि अभिनव प्रयोग करने का राज्य है गुजरात। पिछले चुनाव हो रहे थे, आंदोलनों से 3 लोग निकले, हार्दिक पटेल साहब, जिग्नेश मेवाड़ी साहब, और लगा गुजरात की सियासत में ऐसा लगा जैसे कोई परिवर्तन होने जा रहा है। आज फिर परिवर्तन हो, 5 साल बाद मैं गुजरात में हूँ। मैंने द्वारिका में मत्था टेका और सौराष्ट्र के लगभग विधानसभाओं का मैंने दौरा किया। मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी, पंजाब की बात हो और चाहे दिल्ली की बात हो, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। वो शहरी एरिया में भारतीय जनता पार्टी को कितना डेंट करेगी, ग्रामीण एरिया में कांग्रेस को कितना करेगी, कितनी सीटें पाएगी, तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि जिस राज्य में बाइपोलर पॉलिटिक्स रही हो, आप 67 के नतीजे देखिए, 71 के देखिए, 80 के देखिए, 84 के देखिए, 89 के बाद के सारे नतीजे देखिए। यहाँ समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती, एक जमाने में एनसीपी 1-2 सीटें जीती, लेकिन तीसरे दल को जगह नहीं मिली। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एक और पार्टी एंट्री कर रही गुजरात के सियासत में। तो उसी तरह हम पठन पाठन के लोग हैं, हम इलेक्शन मैनेजर खड़ी करने की बात करते हैं। हमने गुजरात में प्रयोग किया है, और गुजरात में प्रयोग इस तरह का है जी। गुजरात के बड़े पत्रकारों में शुमार होते हैं जिग्नेश कालावड़िया साहब, और पूरे देश में इनकी मूवमेंट है। मैंने इनको रांची में देखा, मैंने इनको पटना में देखा, मैंने लखनऊ में देखा, मैंने भोपाल में देखा। इनके ऊपर एक मुझे विश्वास है, क्योंकि एक चीज और रह गई, जर्नलिस्ट और रिसर्चर का, पॉलिटिकल ट्रेनर का चोली दामन का नाता बिल्कुल साथ, जो संघर्ष की अवधारणा है, जो संघर्ष के कोख से जन्मे लोग हैं, तो पत्रकार रिसर्चर की भावना को समझता है। तो मैंने एक प्रयोग करने की कोशिश की, और वही लोग प्रयोग करते हैं जो बहुत संघर्ष से निकल करके आते हैं। जिग्नेश भाई उनमें से एक हैं, और उनको मैंने गुजरात का रीजनल डायरेक्टर अपने इंस्टीट्यूट में जोड़ा है। अच्छा। और इस तरह के प्रयोग देखिए, मैं इसके बाद रायपुर जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ, तो सारे राज्यों में हम काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर गुजरात में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का ये पहला इंस्टीट्यूट है, और नतीजे भी देगा। सर, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका सिलेबस, आपने बताया कि सिलेबस होगा, लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो सिलेबस किस टाइप का है? मैं यदि आपके इंस्टीट्यूट में एडमिट होना चाहता हूँ, तो मुझे कितने महीने का या कितने साल का कोर्स मुझे करना होगा? मुझे क्या सिखाया जाएगा? देखिए, अभी जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं पॉलिटिक्स के वो हैं, और दूसरा इलेक्शन मैनेजमेंट के कोर्सेज। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि मैक्सिमम 6 महीने के, मिनिमम 3 महीने के, अच्छा। और 1 महीने के भी कोर्स हैं, 15 दिन के भी कोर्स हैं, और जैसे 1 दिन का 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन भी है। तो अभी जो इलेक्शन मैनेजमेंट के कोर्स हैं, जैसे बूथ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा। सारी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बूथ मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया पन्ना प्रमुख का, तो देश में निश्चित तौर पर एक वातावरण बना कि बूथ मैनेजमेंट क्या है। अब और भी राजनीतिक दल, जैसे कांग्रेस पंजा लीडर का कॉन्सेप्ट कर रही, साइकिल लीडर का समाजवादी पार्टी कर रही, बीएसपी हाथी लीडर का कर रही, इस तरह एक माहौल पन्ना प्रमुख के बाद बना। तो बूथ पे 1 बूथ 20 यूथ का फार्मूला आया, 1 बूथ 30 यूथ का फार्मूला आया। उसमें दलित, पिछड़ा, मुसलमान और समाज के सारे दीगर तबके के लोग उस बूथ मैनेजमेंट में शामिल हों। तो बूथ पे करना क्या है, बूथ का मैनेजमेंट क्या करना है, वो हम पढ़ाते हैं। ट्रेंड्स मैनेजमेंट, देखिए रुझान की बात आई, क्योंकि मैं एक देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में बैठा हूँ, तो जब रुझानों की बात आती है, ट्रेंड्स की बात आती है, तो लोगों का अमूमन ये मानना होता है कि रुझानों में बड़ा तेजी से परिवर्तन होता है। तो जो उसका इम्पैक्ट है, जैसे आज हमने नतीजे निकालने की कोशिश किया 182 सीटों पर, तो हमारा जो सैंपल साइज है, वो सैंपल साइज 10% है, 5% है, 15%। वो सैंपल साइज क्या है? कभी कभी देखिए कि हाँ, एग्जिट पोल में परिवर्तित नहीं हो पाते। उसका कारण कि ग्राउंड पे जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो कितना सैंपल साइज उठा रही हैं। तो ट्रेंड्स मैनेजमेंट के हम टिप्स और टूल्स देते हैं कि कैसे ट्रेंड्स कलेक्ट करना है। जैसे किस कम्युनिटी, जैसे 350-400 बूथ की विधानसभा सीट है, मत विस्तार 400 बूथों का है, और पता चला आपने एक ही कम्युनिटी के लोगों के सैंपल उठा लिए, तो निश्चित तौर पर सैंपल साइज क्या होगा, ट्रेंड्स मैनेजमेंट। या पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट क्या है, कॉल सेंटर यूनिट क्या है। आज देखिए कि सारे राजनीतिक दलों के अपने कॉल सेंटर है, चुनाव के समय ज्यादा तेज होते हैं, या कोई रैली होने जा रही तो कॉल सेंटर से फोन जा रहे हैं। तो कॉल सेंटर
में किस तरह से बात किया जाए, खासकर पॉलिटिकल मामला है। आप किसी विधायक के, किसी सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर फोन कर रहे हैं तो या जिला अध्यक्ष हैं, या विधानसभा अध्यक्ष हैं, या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आप फोन कर रहे हैं तो आपकी वाणी शैली कैसी होनी चाहिए, किससे किस टोन में बात करना चाहिए, एक पॉलिटिकल बिहेवियर, जो राजनीतिक बिहेवियर है वो कैसे डेवलप हो। और देश में आप सदन में चले गए और सदन में जाने के बाद फिर आपको दिक्कत है, आप ये नहीं जानते कि हमें सिर्फ आंदोलन, जैसे आप लगातार आंदोलन करते रहे तो किसी चीज को कैसे रखा जाए, और विधायी कार्य कैसे होते हैं, संसदीय कार्य कैसे होते हैं, ये बड़ा एक मौजूद प्रश्न है। तो धीरे धीरे हमारा इंस्टीट्यूट इन चीजों पर जा रहा है। लेकिन जो बेसिक चीज है, जैसे अब चुनावी राज्य है, 5 राज्यों में चुनाव, मान के चलिए 2024 के पार्लियामेंट के पहले इसी साल गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, और 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव है, तेलंगाना के चुनाव है, कर्नाटका के चुनाव है, मिजोरम के चुनाव है, और फिर देश का जनरल इलेक्शन है। तो हमारा प्रयास है कि इलेक्शन मैनेजर हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, और अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, राजनीति में इंटरेस्ट है, तो आप सब्जेक्ट की जानकारी रखेंगे तो एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो देश का विकास करेगा, प्रदेश का विकास करेगा। और दूसरा एक सबसे मौजूद प्रश्न इसमें यह आता है कि आर्थिक बातें आती हैं कि क्या फीस होगी। तो फीस में हमारा सीमित संसाधन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप 5,000 में पढ़ेंगे कि आप 2,000 में पढ़ेंगे कि आप 50,000 में पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आपके पास फीस जमा करने का पैसा नहीं है तो आप मेरे चैम्बर से बाहर जाइए या मेरे इंस्टीट्यूट से बाहर जाइए। आप इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं और पढ़ने के माध्यम से अगर आए हैं तो पढ़ाई करके जाइए, आप समझ के जाइए कि गुजरात की सियासत क्या है, सौराष्ट्र की सियासत क्या है और देश की सियासत क्या है। ये पढ़ाने का काम हमारा है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में गुजरात में हमने प्रयोग शुरू किया और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं ये नतीजे देंगे और गुजरात का विकास होगा, देश का विकास होगा और संस्थान भी अपनी जो अचीवमेंट है उसकी तरफ बढ़ेगा। सर, उनका एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है आपका? और दूसरी बात कि मतलब एज कोई लिमिट है कि नहीं? इतने साल से बड़ा आदमी ही ले सकता है एडमिशन, ऐसा कुछ है एज लिमिट? देखिए, सियासत में एज का कोई फैक्टर नहीं होता। अगर आप राजनीति पढ़ना चाहते हैं, भाई देश, मैंने फिर कोट कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री लगातार पढ़ते हैं। आप देखिए कि उनके किसी भाषण को आप देखिए, किसी राज्य में उनका दौरा होता तो उस राज्य की सारी चीज़ें उनको पता है, उस पार्लियामेंट जहाँ पर उनकी रैली होती है उनको पता है, तो स्टडी करते हैं। ऐसे नहीं कितना रट लेंगे आप, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सियासत में पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। तो हम उसके लिए, आप सदन में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत थोड़े है। अच्छा। आप फीस जमा करिए, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं तब भी आप पढ़ने के मूड में आप पढ़ाएंगे। और हम आपको ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया उसका कोई प्रूफ नहीं, हम आपको सर्टिफिकेट सम्मानित करेंगे। और जैसे यूनिवर्सिटीज करती हैं वैसे हम आपको सम्मानित करेंगे कि इंस्टीट्यूट से आपने बूथ मैनेजमेंट की 3 मिनट की पढ़ाई की है कि 3 घंटे की किया है कि 3 महीने की किया है, बाकायदा हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और उन चीज़ों को ग्राउंड पे ले जाएंगे। रही बात फीस स्ट्रक्चर की कि हमारी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फीस स्ट्रक्चर पाइपलाइन में है, लेकिन ये उन लोगों के लिए खासकर इंस्टीट्यूट है जो राजनीति को अभी तक नहीं समझ पाए, राजनीति को समझने का प्रयोग करना चाहते हैं और देश की राजनीति की विधा को समझना चाहते हैं, टेक्निक को समझना चाहते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। सर, रोजगारी की बात हम करते हैं कि इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट या जो पर्सन आता है वो उसके बाद उसको रोजगार मिलनी शुरू हो जाएगी क्या? पॉलिटिकल पार्टियां को तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है ज़्यादा। देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप देखिए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखिए, किसी विधायक को देखिए, मंत्री को देखिए, सारे मंत्री के पास जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं या निजी सचिव हैं या जो उनका काम काज देख रहे होते हैं, तो उन लोगों को भी, जैसे हमने कहा ना कि बोलचाल की आपकी भाषा कैसी है। आप किसी कैबिनेट मंत्री के पीआर हो और आपने बहुत गहमा गहमी में किसी से बात कर दिया तो कार्यकर्ता लौट के नहीं आता, वो निराश होता, हताश होता है, यार मैंने किसको चुन लिया। तो हम वही सिखाने के लिए बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर, और रही बात रोजगार के कहाँ अवसर है, रोजगार की अवसर ये है कि भाई 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा में है, आपकी विधानसभा में 182 लोग सदन में जा रहे हैं, और जो लोग चुनाव लूज कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो राजनीति बंद कर दे रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, जनता के उन्मुख हैं, उनको काम ही करना है, 5 साल जनता के बीच में रहना और जनता के मुद्दों को उठाना है। भाई बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो वो लगातार राजनीतिक सिस्टम में रहना चाहते
चाहता, पॉलिटिकल सिस्टम में रहना चाहता राजनीतिक व्यक्ति, तो उसको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको राजनीति की महारत हासिल है। तो हमारा जो सेगमेंट है, पूरी तरह से जो परिभाषित सेगमेंट है, वो उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा। आप देख लीजिए कि किसी विधायक के पीएस को सरकारी सैलरी लगभग 30,000 रुपए मिलती है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयाम है देश भर में, डेमोक्रेसी में तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और लिखा पढ़ी में आपको पैसा मिल रहा है कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और संस्थान ने आपका निर्माण किया है। फिलहाल ये बड़ी लंबी प्रोसेस है और रोजगार के अवसर हैं, लेकिन चूंकि जब आप एक दीवार पे इबारत लिखने के मूड में हैं तो आपको पारदर्शी होना पड़ेगा, आपको प्रामाणिक होना पड़ेगा, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा और निश्चित तौर पर संस्थान को भी बनना पड़ेगा। और संस्थान के निदेशक को, अगर आप बहुत हड़बड़ी में हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप पढ़ाई लिखाई करके ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं पढ़ाई लिखाई करके ही इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो निश्चित तौर पर जो पठन पाठन का कार्यक्रम है इसमें बहुत पैसा नहीं है, लेकिन सम्मान है और देश को दिशा और दशा देने का एक उपक्रम भी है। सर, कौन सी पार्टी को आपके स्टूडेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, सारी राजनीतिक पार्टी, आपने बहुत कठिन प्रश्न किया है, सारी राजनीतिक पार्टियों में हमारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। और जो पार्टी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार आपके गुजरात में सत्ता में है, सेंटर में सत्ता में है, वहाँ तो इलेक्शन मैनेजमेंट का, इलेक्शन रिसर्च का, ग्राउंड तक, बूथ लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे और असेंबली लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे विस्तार के पॉइंट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें जो देश की लंबे समय तक शासन में रही, सेंटर में रही, आपके यहाँ लगातार शासन में रही, 89 के पहले, 91 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी में भी देखिए कि प्रशांत किशोर जैसे बड़े लोग और एक आई पैक्ट, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। इसके पहले देखिए कि केजी राव, फाउंडेशन ऑफ एडवांस इलेक्शन मैनेजमेंट, फेमा ने कांग्रेस के लिए काम किया। बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकलने वाले लोगों को हायर करने का ऑप्शन सब जगह है। और और रही बात कौन सी पार्टी हमको हायर करेगी, आपके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, किसी के पास जाइए आप। जैसे हम पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, कॉलेज से बाहर आते हैं, तो हमको किस फैक्ट्री में काम करना है, गवर्नमेंट में काम करना है, तो बिल्कुल ओपन प्लेस है, कहीं भी जाइए। तो हमारा तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ से, हमारी मशीनरी से जो लोग निकल के जाएं वो देश का भला करें, राज्य का भला करें, अपने परिवार का भला करें और हेल्दी डेमोक्रेसी बने। सर, आप चुनाव व्यूह रचनाकार हैं, तो आप कैसे ये सब व्यूह रचना बनाते हैं? मान लीजिए कि अभी इलेक्शन आ रहा है और आपको हायर किया गया जी, तो आप कौन से फैक्टर को आप मद्देनज़र रखते हैं, या तो व्यूह रचना कैसे तैयार की जाती है? देखिए सर, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। जैसे आपके यहाँ नवंबर दिसंबर में चुनाव की आहट है, बीच में तो चर्चा ऐसी आई कि बीच में जल्दी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मान के चला जाए नवंबर दिसंबर में चुनाव की आहट है। तो जैसे अभी हम सौराष्ट्र के, अभी कल मैं था खंभाड़िया विधानसभा, द्वारिका, देवभूमि द्वारिका की है, तो वहाँ मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था। द्वारिका सीट पर कल मैं था, तो द्वारिका में मैंने देखा कि वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, लगातार 89 के बाद सदन में आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ। लगातार वो सदन में आ रहे हैं, निर्दल के कैंडिडेट के रूप में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में सदन में पहुंचे। तो वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वहाँ का डेमोग्राफिक्स क्या है, वहाँ के जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जनता मुखर है, नतीजे किस तरह परिभाषित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, वो हमारे पैरामीटर्स हैं। और मैंने कहा ना कि कितना माइक्रो लेवल पे आप किस पैरामीटर पर काम करते हैं। कोई भी काम अगर आप बहुत अच्छे मन से करेंगे, मैं इंटरव्यू देने आया और आधे अधूरे मन से मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको भी मजा नहीं आएगा और शायद सुनने वाले लोगों को भी मजा नहीं आएगा। तो उसी तरह किस सेंस में आप प्रामाणिक भाव से अगर काम कर रहे हैं, और नतीजे तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है, एकदम आखिरी समय नतीजों में परिवर्तन आ जाता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का बी फॉर्म लेकर के निकले हैं, और हो सकता नामांकन आप ना करें, दूसरा व्यक्ति करे, उसी तरह नतीजों में परिवर्तन इसी तरह होता है कि आप घर से मन बना करके निकले हैं कि हमें किसको वोट देना है, लेकिन बूथ पर वोट डालने के पहले हो सकता है आपका मन बदल गया। तो उसी तरह कितने माइक्रो लेवल पे हम चीज़ों को समझते हैं और फिर स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। जो रणनीति तैयार होती है उसमें हर फैक्टर है, और सियासत में सारे फैक्टर पे, राजनीति में सारे फैक्टर पे काम होता है। और ऐसा नहीं कि व्यूह रचनाकार कोई भगवान है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया। एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसी तरह ये प्रोसेस भी है कि आप चुनाव को कैसे ले रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनल कंपनीज आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चुनाव प्रबंधन का दौर ये 10-20 साल में आया है। चुनाव प्रबंधन हमारा, आप अगर सनातन को पढ़ेंगे तो सनातन में भी मैनेजमेंट होता था।
आप द्वापर में चले जाएंगे, वहां भी सियासत में मैनेजमेंट होता था। अब मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पे है और बदलावकारी है, क्षणिक है, किसी भी चीज पर स्थिरता नहीं है। इसलिए प्रोफेशनल्स का जमाना आया है और वो नतीजे भी दे रहे हैं। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पैरामीटर्स काम आते हैं क्या? देखिए, ये डेमोक्रेसी है और ये बात तो आपकी सही है कि बहुत परिस्थितियां बदली देश की राजनीति की, लेकिन आप नेहरू युग को याद करिए, आप इंदिरा युग को याद करिए, ये दौर भी उसी तरह का दौर है। उससे भी हो सकता है 1-2 स्टेप ऊपर हो, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी 1980 में थी जब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जब आदमी लगातार संघर्ष करता है तो एक समय ऐसा आता है जो पीक पर पहुंचता है। शायद मैं मानता हूं कि सियासी दलों पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब एकात्म मानववाद की बात की थी, आडवाणी जी ने जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, डॉक्टर लोहिया ने जब समाजवाद के प्रयोग की बात की, तो वो स्थितियां वो जमीन पर उतरी। भारतीय जनता पार्टी की ये जो क्वांटम जंप है सियासत में, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांस्टेंट मूवमेंट है, कांस्टेंट टचिंग है, जनता के मुद्दों पर टचिंग है। अपोजिशन भी उस पर काम करेगा, अपोजिशन को भी नतीजे मिलेंगे। और डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि बदलाव कभी भी हो सकता है। हम आज बैठे हैं, 4 महीने बाद गुजरात में आपके यहाँ वोट पड़ने जा रहा है। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन जो काम कर रहा 24 आवर्स उसको पता है कि नतीजे क्या आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को, जैसे भारतीय जनता पार्टी की आप टॉप लीडरशिप को देख लीजिए, आप मीडियम लीडरशिप को देखिए, यहाँ पर जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, वो 24 आवर्स इलेक्शन मोड में खुद होते हैं। और पार्टी, उनका संगठन मंत्री भी एक्शन में है, उनका राष्ट्रीय महासचिव भी एक्शन में है। अपोजिशन के लोगों को भी सबक लेना चाहिए। देखिए, किसी की स्वस्थ जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको आपको अपने आप में उठाना पड़ेगा और तब नतीजे बदलेंगे। लेकिन आज की जो सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन की सियासत को स्वीकार कर लिया है और लगातार उसको एक्सेप्ट किए हुए है और इसी की वजह से वो लगातार नतीजे भी दे रहे हैं। सर, मैं दूसरे छोर की बात करूं तो कांग्रेस लगातार असफल हो रही है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो है कि बहुत लगातार लंबे समय तक जनता के अंदर भी एक चीज़, भाई आप शुरुआती दौर में देखिए जब देश आज़ाद हुआ, 52, 57 और 62 के नतीजों का आप एनालिसिस करिए। तो 1952 के नतीजों को देखिए, पंडित नेहरू की फूलपुर की लीड को देखिए। और मैं एक और बात, आपने अच्छी बात कही है, मैं और बता दूं, 1952 में फूलपुर के नतीजे आए, डॉक्टर लोहिया लड़े थे उनके खिलाफ। और लोहिया जी से पूछा गया तो उन्होंने सारे, मान लो एक पार्लियामेंट में लगभग 2000 पोलिंग बूथ हैं, अंदाजन मैं बता रहा हूँ, 2000 पोलिंग बूथ पर डॉक्टर लोहिया ने उन्हें उठा करके देखा तो उन्होंने देखा कि जहाँ समाजवादियों का गढ़ था वहाँ वो जीत रहे थे, लगभग 800 बूथ जीत रहे थे, बाकी पंडित नेहरू जीत रहे थे। तो किसी आपके जैसे दार्शनिक व्यक्ति ने पूछा कि लोहिया जी, आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ने गए? तो लोहिया ने कहा कि तिलिस्म अगर टूटेगा नहीं, पत्थर को धीरे धीरे, तिलिस्म धीरे धीरे टूटता है, उस पर आपको चोट करनी पड़ेगी। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनसंघ का वो दौर, बलराज माधोक साहब का वो दौर देखिए, अटल जी का, आडवाणी साहब का दौर देखिए। तो लगातार डेमोक्रेसी में अगर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आपकी विचारधारा जनता उन्मुखी है, लोक कल्याणकारी अवधारणा है, तो निश्चित तौर पर नतीजे देंगे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पे कोई व्यक्तिगत बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मानता हूं, एज ए रिसर्चर मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जाति, कांग्रेस को धर्म, देखिए बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट, इसमें अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत में जाति और धर्म ये दीवार पे लिखी इबारत है। ये जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा उस पे प्रयोग होते रहेंगे और उसको समझ करके ही सियासत की जा सकती है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है शायद इस चीज़ को पूरी तरह से, या उनके, मैं कहूँगा उनके रणनीतिकार उनको समझा नहीं पा रहे हैं, या ग्राउंड से जो फीडबैक जा रहा है वो सही फीडबैक नहीं जा रहा। ये भी हो सकता है कि जो ग्राउंड से फीडबैक जा रहा हो, जैसे आपके यहाँ 182 सीटों पर चुनाव होगा 4-5 महीने में, भारतीय जनता पार्टी लगातार मेरे ख्याल से 91 से काबिज है, केशुभाई पटेल 95 से काबिज है। तो लगातार यहाँ से नीचे से जो ग्राउंड से फीडबैक, कहाँ आमूलचूल परिवर्तन करना है और कहाँ क्षणिक परिवर्तन करना है, ये तो लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। और लीडरशिप तो ब्रांडिंग की चीज़ है। आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, वो लगातार ब्रांडिंग फॉर्मूला में है। आप देखिए कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनाव तो 2024 में है,
लेकिन वो क्यों दो राज्यों के अभी उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, मैं देश के एक बड़े चैनल पर था तो मैं बोल रहा था कि अब बहुत जल्द प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। ठीक 2 दिन बाद अहमदाबाद में रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री ने जो 5 राज्यों के नतीजे आए, तुरंत उन्होंने आगे का कार्य योजना पे काम किया। कांग्रेस पार्टी या दूसरे जो दीगर दल हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो उस पर कितना मुखर है, कितनी जल्दी नतीजे देना चाहती है। और लोकतंत्र में जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है। लोकतंत्र में जनता नतीजे देने वाले के पास नजदीक जल्दी जाना चाहती है। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात में वो अभी तो ब्यूगल बजाना शुरू किया है। सूरत में तो कॉरपोरेशन में ले लिया था सब कुछ, और विधानसभा में भी ऐसा लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमारा पार्टी आएगा, ज़्यादा सीट लेगा। आपके अनुभव से यार, आपके रिसर्च से क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा में कितना बेनिफिट हो सकता, मतलब अकाउंट खुल सकता है क्या? नहीं, खाता तो निश्चित तौर पर खुलेगा, मैं मानता हूं। और दूसरा, जैसे अभी नगर निगम के जो चुनाव के नतीजों की आप बात कर रहे हैं, चाहे सूरत के नतीजे हों, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की तरफ राजनेताओं की आमद बढ़ी है, गांधीनगर में जो डेवलपमेंट है, तो निश्चित तौर पर मैं इतना मानता हूं कि आम आदमी पार्टी खाता खोलेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। और वो भारतीय जनता पार्टी का डेंट अर्बन एरिया में कर रही कि ग्रामीण एरिया में कांग्रेस का कर रही, ये दीगर प्रश्न है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बीच का जो रास्ता है, सियासत का बीच का रास्ता, जैसे जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, वो आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन आपका मुकाबला उस लीडरशिप के साथ है जो कहते हैं ना कि एक विराट कद होता है सियासत का, उस लीडरशिप के साथ है। और आप गुजरात में किसको अपना चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, एक बड़ा मौजूद सब्जेक्ट है कि आपका नेता कौन होगा। अगर आप सरकार बनाने जा रहे हैं गांधीनगर में, तो कौन होगा नेता, कौन होगा, फेस कौन है जिसके बल पर आप लड़ने जा रही है। दूसरा, गुजरात के मैं सौराष्ट्र में बैठा हूं, तो सौराष्ट्र की सियासत अलग है, नॉर्थ गुजरात की सियासत अलग है। भाई, इसी गुजरात में मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं एक बहुत चर्चित शंकर सिंह वाघेला साहब उत्तर यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े नेता रहे, सेंटर में टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे। उनका एक बयान कि हूँ गुजरात नो बीजो बापू छू, मुझे आज भी याद है, मैं उस समय बीएससी कर रहा था, बिल्कुल रट गया हूँ मैं उनका वो बयान। लेकिन आज कहाँ है वो, उसका क्या कारण है? कहीं लैक हुआ। सियासत में लैक भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में जो हम आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो किस तरह के फेस होंगे, किस तरह के समीकरणों पर काम करेगी, और जो व्यक्तित्व होंगे, जो पर्सनालिटी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 182 सीटों का जो गुजरात का चुनाव है, ये व्यक्तित्व आधारित भी होने जा रहा है कि किस पर्सनालिटी पर आप दांव लगाने जा रहे हैं, और उस पर्सनालिटी की ग्राउंड पर, बूथों पर क्या पोजीशन है, सामाजिक रूप से कैसी पोजीशन है। सियासत में आर्थिक पोजीशन का कोई मौजूद प्रश्न नहीं है, आप सामाजिक रूप से जन सरोकार के मुद्दों पर कितना मुखर हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा प्रश्न होगा आम आदमी पार्टी को गुजरात में जो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वोट कटवा बनेगी, नतीजे देगी, 15 सीटें मिलेंगी, 12 सीटें मिलेंगी, 25 सीटें मिलेंगी, सरकार बनाएगी। ये बातें तो अभी गंगा यमुना से बहुत पानी बहना बाकी है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी गुजरात के नतीजों को प्रभावित करेगी, एक विश्लेषक के तौर पर मैं मानता हूं। और पंजाब और दिल्ली के बाद अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, तो निश्चित तौर पर 2024 की दिल्ली की जो इबारत है, राजनीतिक इबारत, उसमें भी चेंज देखने को मिलेगी। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी इंतजार में है कि नरेश पटेल हमारे खोड़लधाम वाले जी किसके साथ जाएंगे, हमारे साथ आएंगे, ऐसी बातें चल रही है। तो नरेश भाई कांग्रेस में जाए या आप में जाए या तटस्थ रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर देखिए, वो सोशल लीडर हैं और पिछले चुनाव में भी बहुत बड़ी भूमिका रही इस पूरे आंदोलन की। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि वो पूरे 182 सीटों के समीकरणों पर लगातार, अगर मैं तो पूरे सौराष्ट्र में घूम कर आया हूं और मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि एक आहट है कि नरेश पटेल साहब सियासत में किसके साथ जाएंगे। आपने सही कहा कि वो न्यूट्रल रहेंगे, कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और हार्दिक पटेल साहब क्या करेंगे ये भी नरेश पटेल साहब के उस पर डिपेंड कर रहा कि वो क्या करेंगे। वो आज का बयान कुछ आया है दूसरा, नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है,
ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन नरेश पटेल साहब की जो आमद है एक सियासी व्यक्ति के तौर पर, जो उनकी राजनीतिक पारी किस दल में शुरू होगी वो 100% 182 सीटों के नतीजों को परिभाषित करेगी। और गांधीनगर का अगला सुल्तान कौन होगा उस पर भी बड़ा यक्ष प्रश्न है कि नतीजों में 100% चेंज होंगे। लेकिन अब उनकी भूमिका बहुत देर अगर हो रही है तब भी नतीजों पर असर पड़ेगा। मैं दूसरी बहुत मजबूत बात कह रहा हूं, अगर उन्होंने भी बहुत देर किया, मैंने कहा ना कि सियासत में जनता इंतजार नहीं करती, यू हैव टू डिलीवर, आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। इसी तरह आप सामाजिक नेता हैं, आपको अपने समाज को बताना पड़ेगा, उसकी जो जिम्मेदारी है वो तय करनी पड़ेगी। सियासत में दूर से बैठ के कहना कि सियासत ठीक चीज नहीं है, सियासत में खराब लोग आते हैं, आपको सियासत में तालाब के अंदर कूद करके नतीजे देने पड़ेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने पड़ेगी। ये सबके ऊपर लागू होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल पर्सन पर नहीं, ये सबके ऊपर लागू होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि नरेश पटेल साहब का जो अगला स्टैंड होगा वो गुजरात की सियासत में 100% परिवर्तन करेगा। सर, आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ, 182 सीट्स हैं, विश्लेषक के तौर पर आपको यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करना का बोलूं, 182 में से भारतीय जनता पार्टी को करीबन कितने मिलेगी, कांग्रेस को कितनी और आपको कितनी, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, स्टूडियो में बैठ के ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ग्राउंड पे 182 सीटों पर माइक्रो लेवल पे जाने के बाद ही हम कर सकते हैं। लेकिन जो अभी ताना बाना है, सियासी ताना बाना है गुजरात का, वो साफ मैसेज कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लीडिंग रोल में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फिर पा जाएगी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना कि पिछली बार जो आंदोलन से निकले लोगों ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी की थी, गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है, बहुत कुछ बदल गया है गांधीनगर का नज़ारा। नरेश पटेल साहब क्या करेंगे, हार्दिक पटेल जी क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट वितरण कैसे होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी देश के बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं, तो क्या उनकी व्यूह रचना में कामराज प्लान लागू होगा, अपने सिटिंग विधायकों को वापस वो चुनाव लड़ाएगी, सीट बदल देगी, क्या करेगी, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तो जब तक माइक्रो लेवल पे, चूंकि अभी हमने ग्राउंड पे कोई रिसर्च का काम नहीं किया, तो ये परिभाषित कर देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या कांग्रेस की बन रही है और फला पार्टी की बिगड़ रही है, ये तो अतिशयोक्ति भरी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात प्रयोगशाला शुरू से रही, 95 के बाद से लगातार रही, और देश के प्रधानमंत्री यहाँ से निकल के गए हैं, गृह मंत्री यहाँ से निकल के गए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में नवंबर दिसंबर में लौट रही है। लेकिन अब आगे जो परिस्थितियाँ बनेगी, आगे सामाजिक क्या स्थितियाँ बनेगी, गुजरात का जो सामाजिक ताना बाना क्या कह रहा है, और चीज़ें भी कई फैक्टर हैं, और वो फैक्टर पे फिर बाद में आपके स्टूडियो पर मेरी बात होगी। सर, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। एक नए सब्जेक्ट पे आपने काम करना शुरू किया है, गुजरात में भी आपने एक ब्रांच शुरू की है आपके इंस्टीट्यूट की, और इसके बारे में बहुत अच्छी बातें आपने कही। हमारे दर्शकों को आपका एक संदेश दे दीजिए। देखिए, एज ए राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि जो 182 सीटों के जनप्रतिनिधि जाएं, वो जन सरोकार से जुड़े हों, जनता का काम करें, और वो कोशिश वो करें कि 24 आवर्स जो जनता के लिए अवेलेबल हों, उनके दुख सुख के साथीदार बने, और जो नई सरकार बने वो निश्चित तौर पर गुजरात का कायाकल्प करे, देश का कायाकल्प करे, देश का विकास हो। यही मैं ऊपर वाले से, आराध्य से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी स्थिति बने और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, गंगा जमनी तहजीब देश की कायम रहे, और गुजरात का जो शुरुआत से, आज से नहीं है, 52-57 से जब से डेमोक्रेसी आई है, शुरुआत से गुजरात के बारे में जो कहा जाता रहा, गुजरात उस लड़ाई को और आगे ईमानदारी के साथ लड़े। तो दर्शक मित्रों, ओपी यादव साहब સાથે એક નવા જ વિષય ઉપર ચર્ચા કરી, ખૂબ આપણને જાણવા પણ મળ્યું, ઘણું શીખવા પણ મળ્યું, એમાંથી પ્રેરણા પણ મળી, અને આવતા દિવસો ગુજરાતના અને દેશના પોલિટિક્સ માટે કયા પ્રકારના સંશોધન સાથેના પરિણામો તૈયાર કરવાના, અથવા તો પરિણામો જાહેર કરવાના, અથવા તો રુઝાન જે કહેવાના છે એ દિશામાં કામ કરવાના, એને માટેનું એણે એક પાયો નાખ્યો છે, તો આપણે એમના એ વસ્તુને વધાવીએ। ફરી પાછા કોઈ નવા વિષય સાથે, નવા વિષયના નિષ્ણાતો સાથે મુલાકાત કરશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।